यूपीएससी सिविल सर्विसेज देने वाला हर बच्चा यही कहता है कि यूपीएससी क्वेश्चंस कभी रिपीट नहीं करता। इस वीडियो में मैं आपको ये तो बताऊंगा कि हाँ, यूपीएससी क्वेश्चंस कभी रिपीट नहीं करता, पर जो भी यूपीएससी पूछता है उसकी एक थीम होती है, उसका एक पैटर्न होता है, जिससे कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में कौन से क्वेश्चंस ज्यादा प्रोबेबिलिटी से पूछे जाने वाले हैं। अब इसको एक कैलकुलेशन की मेथड से मैंने इस पूरे लेक्चर में समझाया। जैसा कि आप हेडिंग देख सकते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यूज, द आर्ट ऑफ डिकोडिंग क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पे हमको ये समझना है कि कैसे हम क्वेश्चंस को डिकोड कर सकते हैं। डिकोडिंग का सिंपल सा मतलब है कि हम समझें कि पैटर्न कैसा है, और ये जो मैंने टाइम पीरियड लिया है वो 2011 से 24 का लिया है, तो लगभग 13 साल है। अब ना वाई पीवाईक्यूज आर द रियल सिलेबस। बच्चे हमेशा बोलते हैं कि सर सिलेबस सिलेबस सिलेबस। मैं उनसे कहता हूँ यूपीएससी दो चीजें देता है, एक तो सिलेबस देता है, दूसरा पीवाईक्यू देता है। सिलेबस आपको एक थीम दे देगा, पर पीवाईक्यूज उस थीम में से आपको डायरेक्शन बताएंगे किस डिफिकल्टी लेवल से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आप सी सेट का सिलेबस देखोगे तो उसमें तो ये लिखा है 10th लेवल तक की मैथ्स आएगी, पर अगर आप सी सेट का पेपर देखोगे कई बार आपको लगेगा कैट का पेपर दे रहा है। ठीक है, तो आइए आज हम समझते हैं कि यूपीएससी पेपर क्या है। यूपीएससी क्वेश्चन पेपर इज द आंसर की। यहाँ पे वो आंसर छुपे हैं। सबसे पहली चीज, पीवाईक्यू जो होते हैं ना, वो पैटर्न को रिवील करते हैं, प्रायोरिटीज बताते हैं, और एग्जामिनर का माइंडसेट रिफ्लेक्ट होता है, तो जिससे आप समझ सकते हैं कि वो क्या पूछने वाला है। अगर मैं बताऊं 10 to 15% टॉपिक्स है ना, वो ही रैंडम होते हैं, और वो रैंडम टॉपिक्स ना किसी से नहीं बनते हैं, इक्का दुक्का लोगों से बन गए। और वो जब किसी से नहीं बन रहे हैं, मतलब वो वैसे ही बाहर हैं कंपटीशन से। उन क्वेश्चंस को लेके आप compete कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो आपको नहीं आ रहा, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो सामने वाले को भी नहीं आ रहा। और ये एग्जाम रिलेटिविटी का है, ऐसा तो नहीं सारे क्वेश्चन सही करने, बल्कि 85 to 90% प्रिडिक्टेबल थीम्स हैं। तो यूपीएससी जो टेस्ट करता है वो क्या करता है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, एलिमिनेशन स्किल्स, नॉट मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन को नहीं करता। जैसे कि मान लीजिए आप कलेक्टर बने हैं, बाढ़ आ गई आपके जिले में, और आपको कुछ डिसीजन लेने हैं, तो ये डिसीजन लेने में एलिमिनेशन स्किल जो आपकी प्रीलिम्स के पेपर में डेवलप होती है ना, वो काम आती है कि मेरे पास 4 ऑप्शन है, अच्छा ये 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकते क्योंकि रिलीफ मटेरियल आने में टाइम लग जाएगा, यहाँ से इतने लोगों को ले जा नहीं सकते, कोई कोई साधन नहीं है, तो 4 में से 2 ऑप्शन गए। अब बचे 2 ऑप्शन, क्या कर सकते हैं, एनडीआरएफ की टीम को बुला सकते हैं। तो इस टाइप से जब आपके पास क्वेश्चन रहते हैं, तब आप उस दिमाग की तरफ से सोचते हो जो यूपीएससी को चाहिए एज अ डिसीजन मेकर। यू डोंट नीड 50 बुक्स, 50 बुक नहीं चाहिए आपको, पर आपको पीवाईक्यू की मैपिंग चाहिए, जो मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। ठीक है, स्टूडेंट्स हु इग्नोर पीवाईक्यू, अगर आप पीवाईक्यू इग्नोर करते हैं ना, और स्टडी ब्लाइंडली, मतलब बिना देखे पढ़ते, बिना डायरेक्शन के पढ़ते, और एस्पिरेंट जो मिस्टेक करते हैं ना, वो पीवाईक्यूज आर फॉर रिवीजन एट द एंड, वो सोचते हैं कि बाद में देखेंगे, पहले तो आता ही नहीं है भाई, पीवाईक्यू कैसे देखो, कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। अरे पढ़ने के बाद जब बाद में देखेगा तो भी पता चलेगा कि बहुत कुछ तो पढ़ा नहीं है, और जब तक 6-8 महीने गुजर जाएंगे, तो इस तरह से हम उसको अप्रोच नहीं कर सकते। पीवाईक्यू को साथ लेके ही पढ़ना है। टॉपर की क्या मेथड है, पीवाईक्यूज आर स्टेप 1, मतलब जहां हमें जाना है पहले उसको देखा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिल्ली से निकल के मुंबई जा रहे हो, तो आप पहले नेविगेशन लगाओगे, नेविगेशन में रास्ता देखोगे, रास्ता देखोगे कहाँ से जाना है, एमपी से होते हुए जाएंगे, राजस्थान से होते हुए जाएंगे, किस रास्ते से जाएंगे, अच्छा पहुंच के कितना टाइम लगेगा, कितना डिस्टेंस है, कितना पेट्रोल लगेगा, ये सारी चीजें आप देखते हो। वैसे ही पीवाईक्यू स्टेप 1 पे। सो यूपीएससी गिव्स द सिलेबस ट्वाइस, एक बार वेबसाइट पे दूसरा पीवाईक्यू पे। बहुत फेमस सेइंग है। ठीक है, व्हाट पीवाईक्यूज एक्चुअली रिवील, क्या रिवील करते हैं पीवाईक्यूज। ठीक है, अभी पैटर्न समझते हैं। 10+ ईयर्स का मैंने पैटर्न निकाला है आपके लिए, आप देखना कोर पैटर्न क्या है। जैसे कॉन्सेप्ट हमेशा फैक्ट से ऊपर रखेंगे, मतलब इन्फ्लेशन का लॉजिक पूछेंगे और रॉ सीपीआई के नंबर पूछ लेंगे। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो इन्फ्लेशन मेजर करता है। क्लाइमेट की ट्रीटीज है, वो कोर स्ट्रक्चर है, माइनर डेट्स नहीं पूछेगा, कोर स्ट्रक्चर पूछेगा। यूएनएफसीसीसी, रियो कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल, ये सारी चीजें किसकी लिए। फिर इंटीग्रेशन करना, मतलब स्टैटिक पढ़ लिया तो करंट अफेयर्स के साथ लिंक कर लो।
इकोनॉमी पढ़ी, करंट के साथ लिंक कर लो। एनवायरनमेंट पढ़ा, करंट के साथ लिंक कर लो। पॉलिटी पढ़ी, आर्टिकल पढ़े, उसको करंट में जो भी न्यूज़ में उसके साथ लिंक कर लो। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में पॉलिटी का इकोनॉमी के साथ। अब देखो क्वेश्चंस ना खत्म होते जा रहे हैं। अगर आप क्वेश्चंस देखोगे पीवाईक्यूज, तो यूपीएससी अब मिक्स कर रहा है सब्जेक्ट्स को। एक ही स्टेटमेंट, एक ही क्वेश्चन के स्टेटमेंट में 2-3 सब्जेक्ट्स टेस्ट कर लेते हैं वो आपके। एनवायरनमेंट का आईआर से रिलेशन पूछ लेते हैं, क्योंकि दोनों लिंक्ड है। सीओपी हर जगह हो रही है, हर साल हो जाती है, पर आउटकम क्या है? तो भाई कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट और आईआर लिंक्ड है। फिर थर्ड पॉइंट है क्वालिफिकेशन एंड एलिमिनेशन। तो जो 4 ऑप्शन का ट्रैप होता है, उसको आपको या तो क्वालिफिकेशन की तरह देखना है या एलिमिनेशन की तरह देखना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, सिंपल। तो आप उसको सिंप्लिसिटी में समझ लो। ठीक है, ऑल और नन ऑप्शन ये भी पूछता है। फिर रेकरिंग टॉपिक्स कैसे कैसे हैं? कुछ एग्जाम्पल लिए मैंने, सारे तो नहीं ले पाया, लिमिटेशन ऑफ टाइम, पर आप देख सकते हैं एमएसपी आता ही आता है। बुद्धिज्म जैनिज्म पे आपको क्वेश्चन दिखेगा। आरबीआई पे क्वेश्चन दिखा, आरबीआई का कोई रोल है, कोई चीज हुई है, कोई एक्टिविटी हुई है तो। वेटलैंड्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व पे क्वेश्चन आएगा, उनके पास कौन सी रिवर गई है ना, बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है, एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड ऑल। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पूछ लेगा कि भाई डब्ल्यूटीओ का क्या रेलेवेंस रहा है आज, जब कंट्री एक दूसरे पर टैरिफ लगा रही है, सब कुछ हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, डब्ल्यूटीओ कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पूछ सकते हैं, उनका रोल पूछ सकते हैं, आईएमएफ का क्या रोल है, वर्ल्ड बैंक का क्या रोल है। और यूपीएससी लव्स एम्बिग्यूटी, मतलब योर इंटरप्रिटेशन मैटर्स मोर देन मियर मेमोरी। ये इसीलिए है क्योंकि वो ऐसे एस्पिरेंट्स चाहते हैं जिनका दिमाग सिचुएशन में चले, ऐसा नहीं कि वो रट के आए हैं और लिख दिया। PYQs are not questions, they are psychological profiling tools. ठीक है, साइकोलॉजी से खेलते हैं। हाउ यूपीएससी सेट्स अ ट्रैप इन एमसीक्यूज, ये देखते हैं कि कैसे आप वो ट्रैप में फंसने से बच सकते हो। ठीक है, 4 पार्ट स्ट्रक्चर, ऑब्वियस स्टेटमेंट्स। पहला है ऑब्वियस स्टेटमेंट, जैसे डिजाइन टू लोअर योर गार्ड, लाइक आरबीआई कंट्रोल्स मॉनेटरी पॉलिसी। ऑब्वियस स्टेटमेंट्स है, हम सबको पता है। आरबीआई कंट्रोल्स मॉनेटरी पॉलिसी, नॉट फिस्कल पॉलिसी, या मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल्ड बाय आरबीआई, नॉट सेबी। ठीक है, टेक्निकल स्टेटमेंट, ये आपकी डेप्थ को टेस्ट करते हैं। ठीक है, रेपो हो गया, एमएसएफ है, ओएमओ है, इनमें डिफरेंस पूछ लिया, इनका मेन ऑब्जेक्टिव पूछ लिया, ये हो गए टेक्निकल। फिर कॉर्नर केस स्टेटमेंट्स, लाइक जिसमें आपको 1% डाउट आ जाएगा। एनबीएफसी की रेगुलेशन, आपको लगेगा यार आरबीआई तो बैंक करता है, फिर ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, इसका क्या होता है, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, एक्सेप्शंस पूछ लेंगे, सब कैटेगरीज पूछ लेंगे। फिर आ जाता है अपसाइड आंसर्स, लाइक जो दिखता रॉन्ग है बट करेक्ट होता है। तो क्योंकि यूपीएससी चाहता है कि जो सोच के आंसर दे मैं उसको रिवॉर्ड दूं, हर किसी को मार्क्स ना दूं। कॉमन ट्रैप क्या है, ऑल और नन, ये हमेशा पूछा जाता है। डबल नेगेटिव रहता है, एक्सट्रीम वर्ड्स रहते हैं लाइक ऑलवेज, नेवर। यूनिवर्सल क्लेम रहते हैं लाइक ऑल, आरबीआई कंट्रोल्स ऑल द बैंक्स। अब कई कई एक्सट्रीम है, आरबीआई कंट्रोल्स ओनली मॉनेटरी पॉलिसी, और इन मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई रोल इज ओनली टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अब द वर्ड ओनली आ गया, नहीं भाई ग्रोथ भी आरबीआई के हाथ में, इस टाइप से। ठीक है, सो रूल क्या है, यूपीएससी डजंट वांट हु नोज एवरीथिंग, इट वांट्स हु नोज व्हाट नॉट टू मार्क, क्या मार्क नहीं करना है ये एस्पिरेंट को पता होना चाहिए, ये यूपीएससी चाहता है। इसी के लिए हमने एक 3 आवर्स का वर्कशॉप बनाया है, यूपीएससी A to Z, सिलेबस, पीवाईक्यू, न्यूज़पेपर रीडिंग, नोट्स मेकिंग, एवरीथिंग। 3 आवर्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में, एब्सोल्युटली फ्री है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो और आपके पास 3 घंटे का समय हो तो उसको जरूर देखिएगा, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। अब आते हैं सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू पे, और लिंक ना मिले उसकी तो सपोर्ट नंबर नीचे दिया है, उस पर मांग लेना व्हाट्सएप पे। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू डिकोडिंग स्ट्रैटेजी। वन स्ट्रैटेजी डज नॉट वर्क ऑल सब्जेक्ट। अब जैसे जिस तरह से मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ उसी तरह से मैं इकोनॉमी नहीं पढ़ सकता, जिस तरह से मैं साइंस पढ़ रहा हूँ उस तरह से मैं एनवायरनमेंट नहीं पढ़ सकता। पॉलिटी में क्या चाहिए, लॉजिक प्लस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब डू नॉट मग अप आर्टिकल्स। लोग डायरेक्ट लेके आर्टिकल रटना शुरू कर देते हैं, मुझे पता आर्टिकल 21 में क्या है, मुझे पता आर्टिकल 74 क्या है, आर्टिकल 370 क्या है ना। तो इस टाइप से यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंस्टीट्यूशनल रोल। ठीक है, जो प्रेसिडेंट है वही गवर्नर है स्टेट में,
प्रेसिडेंट नेशन पे है, गवर्नर स्टेट में, किसके पास ज़्यादा पावर है, किसके पास ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर है। अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो आपको दिखेगा गवर्नर के पास ज़्यादा है उसके ज्यूरिसडिक्शन में। तो इसीलिए इंस्टीट्यूशन के रोल समझने, यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एग्जाम कराता है। यूपीएससी को कोई एग्जाम नहीं आता, यूपीएससी बॉडी है जो एग्जाम कराता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पढ़ो, उसके प्रिंसिपल्स, नाम वाम नहीं पढ़ना है कि ये केशवानंद भारती वर्सेस के स्टेट ऑफ केरला 1973 और समथिंग समथिंग, नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है, नाम गलत बात नहीं, पर अगर आपके उसके जजमेंट्स का प्रिंसिपल नहीं पता है आप स्ट्रगल करोगे, ठीक है। एग्जाम्पल, इलेक्शन कमिश्नर केस फेडरलिज्म से रिलेटेड है, ऑटोनॉमी से रिलेटेड है, इलेक्शन कमीशन, अभी हर आदमी लाल किताब लेके घूम रहा है कॉन्स्टिट्यूशन की, अपने आप को प्रोटेक्टर कह रहा है। लीडरशिप का स्ट्रक्चर बताते हैं इलेक्शन कमिश्नर, तो ईसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या उसके साथ इंटर लिंकेजेस है। इकोनॉमी की बात करें तो मैकेनिज्म यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है फैक्ट से, लाइक मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स, वो पूछेंगे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं और इन्फ्लेशन अगर हाई है तो आरबीआई कैसे रिएक्ट करेगा। अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो उसमें आता ही है, आरबीआई सेलिंग बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ओके, सेलिंग बॉन्ड्स टू सक द लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट। तो ये जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिस्कल वर्सेस रेवेन्यू डेफिसिट, इन दोनों में कौन सा प्रोडक्टिव है कौन सा अनप्रोडक्टिव है। एफआरबीएम एक्ट 2003 के तहत किसको जीरो होना चाहिए, तो फैक्चुअल भी पूछ लिया और कंसेप्चुअल भी पूछ लिया, ठीक है। फिर जीडीपी जीएवीए के बेस ईयर, वाई इज इंपॉर्टेंट नॉट व्हाट, कि भाई बेस ईयर का क्या रेलेवेंस है। अभी भी बात चल रही है कि बेस ईयर चेंज होना चाहिए, कोविड के टाइम अब नॉर्मल बेस ईयर्स थे, पर उसके बाद इसको रिवाइज क्यों करना चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट डेटा मिलता है। एनवायरमेंट की बात करें तो क्लासिफिकेशन एज इंपॉर्टेंट, लिस्ट्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। यूपीएससी लव्स बॉडीज, ट्रीटीज, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब बहुत पसंद है, कभी ना कभी आपको क्वेश्चन मिलेगा ही। डू नॉट लर्न 200 स्पीशीज, अंडरस्टैंड द इकोसिस्टम लॉजिक, और इसमें सबसे ज्यादा होता है करंट अफेयर, जो न्यूज में रहा है वो आपसे पूछा जाएगा, तो इसकी करंट अफेयर्स मत छोड़ना। हिस्ट्री की बात है तो ट्रेडिशनल और कल्चर दो चीजें होती है, जैसे आर्ट, बुद्धिज्म, जैनिज्म, संगम, लिटरेचर, भक्ति मूवमेंट, मुगल का एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें यूपीएससी हर बार पूछता है। हिस्ट्री में एक चीज और है, जैसे अभी 2025 है, आप 26 का एग्जाम दे रहे हो या 27 का दे रहे हो, जिस साल भी एग्जाम दो ना, 100 साल पहले क्या हुआ था, 1000 साल पहले क्या हुआ था, कोई बड़ा इवेंट हो तो उसको जरूर पढ़ना, क्योंकि वो पूछ सकते हैं। साइंस एंड टेक पूरा एप्लीकेशन बेस्ड है, एआई के बारे में बात हो जाएगी, स्पेस मिशन हो जाएंगे, बायोटेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो हर सब्जेक्ट ना का एक अपना रूल है, पता है, और वो पीवाईक्यू के तौर पे आप उसकी पर्सनालिटी देख सकते हो उस सब्जेक्ट की। अब आ जाते हैं द 5 स्टेप यूपीएससी पीवाईक्यू डिकोडिंग मेथड, कैसे 5 स्टेप यूपीएससी पीवाईक्यू की डिकोडिंग मेथड है। जैसे फ्रेमवर्क जो टॉपर यूज करते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या करते हैं भाई टॉपर यूज, इसको आप समझते हैं। यहाँ पे स्टेप्स लिखी है मैंने 5, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है जिससे आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट, पहले फैक्ट को इग्नोर करना है, कोर आइडिया समझना है। फैक्ट में बताता हूं, जैसे राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21, पर प्रिवेंटिव डिटेंशन भी लिखा हुआ है। अब ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं, दोनों साथ नहीं हो सकती, कि भाई मैं तो घूमूंगा जहां जाना है मुझे, राइट टू लाइफ है, पर प्रिवेंटिव डिटेंशन भी है। तो इसका कोर लॉजिक आपको समझना होगा, आप समझ गए, सिर्फ आर्टिकल नंबर पे ध्यान नहीं देना। फिर फाइंड व्हाई यूपीएससी आस्क्ड इट। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई राइट टू स्लीप भी राइट टू लाइफ है, सोने का अधिकार, नींद पूरी नहीं हुई तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। अब मुझे गर्मी लग रही, पंखा नहीं है मेरे पास, सोने के लिए बेड नहीं है, होमलेसनेस वाली हालत है अगर, तो भी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी आपके लिए है। अब ये एक सवाल क्यों बना, ये सारी चीजें मेंटल हेल्थ जैसे जैसे आ रही है, तो वो जो वाई है ना, वाई वो इवॉल्व हो रहा है। तो पॉलिसी में कोई चेंज हुआ, कोई ट्रीटी हुई, इंडेक्स की रैंकिंग चेंज हुई, टेक्नोलॉजी का कोई ब्रेक थ्रू हो गया जिस वजह से। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब तो नहीं पता था कंप्यूटर आ जाएगा, पर आईटी एक्ट तो बाद में आया, और अगर आप आईटी एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पढ़ के देखोगे कनेक्ट करके, तो आपको लगेगा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल
जो असेंबली थी उसमें जिन्होंने फ्रेम किया है वो इनका फार साइटेडनेस कितनी ज़्यादा थी। कुछ चीज़ों पे वो लॉ नहीं बना पाए तो उनको डीपीएसपी में डाल दिया गया। तो ये सारी चीज़ें आपको वाई को इवॉल्व करेंगी। ठीक है, स्टेप नंबर 3 क्या है? यूपीएससी का एंगल समझना है, मतलब उससे एक्सट्रैक्ट करवाना है उस क्वेश्चन से कि यूपीएससी ने ये सवाल क्यों पूछा, क्योंकि वो बूझो तो जाने वाली कहानी तो है नहीं कि ट्रिवियल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पर वो गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, इंस्टीट्यूशन से या उनके इम्पैक्ट से पूछेंगे। जैसे इम्पैक्ट मान लीजिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का क्या इम्पैक्ट है, देश में आप बहुत सस्ते दाम में फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कर रहे हो, इम्पैक्ट। इंस्टीट्यूशन क्या है भाई, एमएसपी इंपॉर्टेंट हो गई, फिर वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई इंपॉर्टेंट हो गई, पीडीएस का डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट हो गया, फिर उसमें लीकेजेस और डीबीटी आ गया, फिर उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजिकल चेंज क्या होगा, जनधन आधार मोबाइल डायरेक्ट बैंक अकाउंट में, तो कहीं ना कहीं ये लिंकेज है। ठीक है, फिर स्टेप 4 की बात करते हैं। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। एनसीईआरटी इतना इंपॉर्टेंट बुक है कि वो आपको पढ़ना है, वो आपका बेसिक फाउंडेशन है। अगर आप एनसीईआरटी में इंटरेस्टेड हो तो हमारे पास एक बेसिक कोर्स है, सिर्फ 1000 रुपए का, 1000 रुपीज आज की तारीख में। 4 से 6 महीने पूरी एनसीईआरटी फिनिश कराते हैं, रोज 2 घंटे, तो लगभग 250 घंटे 125 दिन में वो कवर किया जाता है। इंटरेस्टेड हो तो नीचे सपोर्ट नंबर दिया है। फिर एनसीईआरटी के साथ स्टैंडर्ड बुक पढ़नी पड़ती है। पॉलिटी पढ़ी तो लक्ष्मीकांत पढ़ ली, है ना, ज्योग्राफी पढ़ी तो जीसी लियोंग पढ़ ली, इस टाइप से। और गवर्नमेंट सोर्सेस में उसमें कुछ ना कुछ है तो बैक लिंक बना लिया। जैसे फॉर एग्जांपल मेक इन इंडिया 2014 में चालू हुआ, उसका काम था मैन्युफैक्चरिंग बनाना, इंडिया में कंपनीज आए और यहीं बनाना है, चाहे आप इंपोर्ट करके बनाओ कैसे भी बनाओ, पर यहाँ। अब कंपनी आई, कंपनी ने बोला कि सर, प्राइम मिनिस्टर सर, आपका लेबर फोर्स तो स्किल्ड नहीं है, तो बोले लो स्किल इंडिया प्रोग्राम, पर स्किल इंडिया और स्किल डेवलप करने में सालों लगते, तो उन्होंने कहा लो देश वाले स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। तो इस तरह से आप लिंकेज समझो, फिर इसको वापस एनसीईआरटी पे जाओ और समझो कि क्यों मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वीक रह गया इंडिया का। स्टेप 5 की बात करते हैं, कन्वर्ट इनटू नोट्स। तो जो भी आप क्वेश्चन ये सारी चीजें देख रहे हो, नॉट 3 पेजेस बट 6 to 8 बुलेट पॉइंट्स, एक एग्जाम्पल लिखना है और एक डायग्राम बना लेना है, फ्लो चार्ट डायग्राम वॉट एवर इट इज, जिससे आपको चीजें याद रहे। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, व्हाट डिटरमाइंस एमएसपी, कौन एमएसपी को डिटरमाइन करता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब स्टूडेंट का क्या आंसर रहेगा, मार्केट सपोर्ट, बट यूपीएससी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, सीएसीपी, इनपुट कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन, है ना, डिमांड सप्लाई एंड इंटर क्रॉप पैरिटी, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, डब्ल्यूटीओ इम्प्लीकेशन। यूपीएससी ये मांग रहा है आपसे, ये नहीं मांग रहा कि एमएसपी मतलब मार्केट सपोर्ट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जब कोई नहीं खरीदेगा तो सरकार उस रेट पे खरीद लेगी, पर यूपीएससी ये सब चाह रहा है इन डेप्थ। सो मोस्ट स्टूडेंट्स फेल बिकॉज दे आंसर स्कूल लेवल आंसर्स, नॉट पॉलिसी लेवल, यहीं पर गलती होती है। अब आप इसको देखिए, 4 वीक पीवाईक्यू प्रैक्टिकल प्लान है। पीवाईक्यू इज नॉट रिवीजन, ये रिवीजन नहीं है, ये ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग। जैसे आप 6 पैक एब्स बनाने हैं तो आप क्या करोगे, किसी और को एब्स लगाते हो तो देखोगे नहीं, आपको ही करना पड़ेगा एब्स बनाने, वही सेम चीज है। तो पीवाईक्यू को देख के कुछ नहीं होगा, पीवाईक्यू को लगाना पड़ेगा और ट्रेन करना पड़ेगा अपने आप को। पहले वीक में क्या करना है, सिर्फ रीड करना है 4 साल के पीवाईक्यू, ठीक है। फिर थीम आइडेंटिफाई करनी है कि 5 कौन सी ऐसी रिपीटिंग थीम है जो हर सब्जेक्ट में रिपीट हुई है, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व है, अब रिजर्व कोई सा भी पूछा हो बट रिपीट हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद आप कॉन्सेप्ट नोट्स बना लो, जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं उसका एक एक नोट्स बना लिया। वीक 2 में क्या किया, स्टैटिक और करंट अफेयर्स को लिंक कर दिया, मतलब जो भी स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं और जो करंट अफेयर्स हैं उनको साथ लेके पढ़ना है, तभी यूपीएससी का एग्जाम होगा। फिर अगले बार 2016 से 18 के फिर से हमको नए तरीके से जो हमने ऊपर सीखा उसके साथ सॉल्व करने। फिर आपको नोट डाउन करना है लॉजिक उसके बिहाइंड जो भी रहा है एलिमिनेट करने के लिए, 4 ऑप्शन है किस तरह से आप कर सकते हो। फिर वीक 3 में स्किल बिल्डिंग, स्किल बनानी है, अगले पीवाईक्यूज देखने और स्पीड ड्रिल करनी, क्योंकि यहीं पर बच्चे पीछे रह जाते हैं, वो क्वेश्चन तो सॉल्व कर देते हैं, वो टाइम लिमिट में नहीं कर पाते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे। हमेशा याद रखना कि मार्क्स से ज्यादा आपका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं उनका एक नोट्स बना लो, एक सेपरेट जगह लिख लो कि भाई वीक एरियाज ये वाले हैं, साइंस एंड टेक में वीक हूँ मैं इकोनॉमी में वीक हूँ,
और मैं स्ट्रॉन्ग जहाँ जहाँ हूँ उसके भी लिस्ट बना लिया। उसके बाद एक लिस्ट ऐसी बनाई जो बार बार गलती करते हो, जैसे क्वेश्चन पढ़ने में बार बार गलती हो रही है या ऑप्शन देखते ही पहले ही मार्क कर देते हो, तो इस टाइप का एक आपको लॉग बनाना है जिससे कि आपकी मिस्टेक्स रिपीट ना हो। ठीक है, फिर आ जाते हैं वीक 4 में, 2023-24 पे आ गए। ये कंसेप्चुअल क्लस्टरिंग को यहाँ पे ऐड करना है, मतलब जो भी कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसको यहाँ ध्यान रखते हो करना है, और मॉक टेस्ट लगाना है 6 से 8 फुल लेंथ। अब जो रूल ऑफ सक्सेस है वो मैंने आपके लिए यहाँ लिखा है, डू नॉट मेमोराइज पीवाईक्यू। पीवाईक्यूज को मेमोराइज करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो रिपीट नहीं होंगे। डिकोड द एग्जामिनर बिहाइंड देम, उनके पीछे का एग्जामिनर को ढूंढना है। ये आपके लिए मैंने लिखा है, यूपीएससी डज नॉट रिपीट क्वेश्चन, इट रिपीट्स थिंकिंग पैटर्न। तो सोचने के तरीके के पैटर्न को यूपीएससी रिपीट करता है क्वेश्चंस में, तो लॉजिक सेम ही लगेगा। एट द एंड डोंट फॉरगेट अबाउट द वर्कशॉप, इट्स एब्सोल्युटली फ्री, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ना मिले तो सपोर्ट नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। और अगर आप एनसीईआरटी बैच में इंटरेस्टेड हैं तो भी आपको सपोर्ट नंबर पे जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जय हिंद।